हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल JIV एंड CIV मेड सिंपल। INIFS के मॉड्यूल डी के 100 MCQ सेशन के पार्ट 2 लेक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये इस MCQ सेशन को आप एक मॉक टेस्ट की तरह ट्रीट कीजिए। अभी से जो भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उसको सबसे पहले आप खुद से ट्राई कीजिए। आपने जो भी पढ़ रखा है उसके बेसिस पे खुद से ट्राई कीजिए क्वेश्चन को, और फिर मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनिए। आप लिखते जाइए कि आपका कितना आंसर सही हो रहा है, और उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए कि हाँ कि मेरा पहला अटैम्प्ट था, मैंने इतना सही किया। इसको आप मॉक टेस्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। पहले सीधा आंसर मत देखिए, एक्सप्लेनेशन से आपको कंसेप्ट क्लियर हो सकता है कि आपने पढ़ते वक्त कुछ चीज़ छोड़ दिया हो या नहीं ध्यान दिया हो, तो हो सकता है कि इस क्वेश्चन में आप गलती करेंगे तो आपको वो चीज़ याद हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा मकसद ये है इस MCQ सेशन का कि मैं आपको एक एक कंसेप्ट को समझा दूं, ताकि आपको एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड कोई भी नज़दीक से मिलता जुलता भी कोई कंसेप्ट पूछे ना, तो आप उसका जवाब दे पाएँ। तो ट्रीट इट एज मॉक टेस्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने यदि पार्ट 1 लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 लेक्चर का लिंक दे देता हूँ, प्लीज़ गो थ्रू दैट लेक्चर। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तैयार है आप लोग पहला क्वेश्चन देखने के लिए? चलिए, पहला सवाल है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है, विच इज़ नॉट ट्रू। आप पहले कथन देखते हैं। पहला ऑप्शन कर रहा है कि मर्चेंट बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय RBI। ये स्टेटमेंट क्या लगता है आपको? ये स्टेटमेंट गलत है। RBI मर्चेंट बैंक को रेगुलेट नहीं करता, मर्चेंट बैंक को सेबी रेगुलेट करता है, राइट, जो कि फाइनेंशियल मार्केट को मॉनिटर और कंट्रोल करता है। RBI ज़्यादातर कमर्शियल बैंक और मॉनेटरी पॉलिसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, न कि मर्चेंट बैंकिंग के लिए। तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी है मर्चेंट बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय सेबी। ये स्टेटमेंट सही है। मर्चेंट बैंकिंग का जो मेन रोल है वो इन्वेस्टमेंट, इक्विटी रेज करना और फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करना होता है। इन सब एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने का काम सेबी का होता है, जो इंडिया में कैपिटल मार्केट को मैनेज करते हैं। तो ये ऑप्शन सही है। सी का रहा है मर्चेंट बैंक मेनली अंडरटेक फी बेस्ड बिजनेस। इसका मतलब है कि मर्चेंट बैंकर जो सर्विस देते हैं, जैसे मर्जर और एक्विजिशन में एडवाइजरी, वो सब फी बेस्ड होती हैं। मर्चेंट बैंक लोन नहीं देते, बैंकर्स लोन नहीं देते, बल्कि सर्विस के लिए फ़ी चार्ज करते हैं। तो ये ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन डी का रहा है कि मर्चेंट बैंक प्राइमरली असिस्ट इन रेजिंग इक्विटी। ये भी सही है, क्योंकि मर्चेंट बैंक का मेन काम ही है कंपनी को मार्केट से पैसा रेज करने में मदद करना होता है, स्पेशली इक्विटी या शेयर के थ्रू। तो ये ऑप्शन भी सही है। आपसे क्या पूछा गया था कि कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, और यही हमारा सही आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा और ये समझना होगा कि किस ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है, ताकि आपको ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन में आंसर देना आसान हो जाए। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ, अब समझते हैं कि मर्चेंट बैंकिंग के कितनी कैटेगरीज होती हैं। चलिए, ऑप्शन ए कह रहा है 3 कैटेगरी। ये गलत है। इंडिया में मर्चेंट बैंकिंग को 3 कैटेगरी में क्लासीफाई नहीं किया जाता। ऑप्शन बी कह रहा है 4। ये बिल्कुल सही है। सेबी के अंदर मर्चेंट बैंक को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जो उनके सर्विस और कैपिटल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे होता है। जो हमारा कैटेगरी 1 होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। कैटेगरी 1 को हम लोग बोलते हैं फुल्ली फ्लेज्ड मर्चेंट बैंकर, जो सभी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे IPO हो गया, जैसे राइट इशू हो गया, जैसे एडवाइजरी सर्विसेज हो गया। ये सब तरह के सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कैटेगरी 2 के अंदर एडवाइजरी सर्विस और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में काम करते हैं। तो ये क्या करेंगे? एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, और क्या करेंगे? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का काम करेंगे, राइट। और उसके बाद जो कैटेगरी 3 होता है, ये लोग काफ़ी लिमिटेड एक्टिविटीज़ में लगे होते हैं, जैसे कि मार्केटिंग में, या नहीं तो मार्केटिंग के अलावा इशू मैनेजमेंट में, ठीक है। और कैटेगरी 4 जो होता है, ये सिर्फ कंफ्यूजिंग और एडवाइजरी सर्विस देते हैं, ये सिर्फ कंसल्टिंग और एडवाइजरी सर्विस देते हैं, राइट, और फंड मैनेज नहीं करते। तो आपसे सवाल क्या पूछा गया है कि कितने 5 तो होंगे नहीं, 6 भी नहीं होंगे। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि 4 कैटेगरी मर्चेंट बैंकिंग होते हैं, जो कि सेबी के अंदर क्लासीफाई होते हैं। ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना होता है कि सेबी का रोल क्या है और कैसे मर्चेंट बैंक को उन्हें काम के बेसिस पे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। चलिए अब एक सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ मर्चेंट बैंकर कैन इशू। अब हम समझते हैं कि इशू मैनेजमेंट क्या होता है और कौन से कैटेगरी के मर्चेंट बैंकर इसे हैंडल करते हैं। कैटेगरी 1 कर रहा है, देखिए कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इनका मेन काम होता है कंपनीज़ का इशू मैनेजमेंट। मेन काम क्या होता है? इशू मैनेजमेंट, राइट, में मदद करना, जिसमें IPO आ जाएगा, राइट इशू आ जाएगा, और डेप्ट इंस्ट्रूमेंट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करना शामिल है। कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर अंडर राइटिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और एडवाइजरी सर्विसेज भी देते हैं, इसलिए ये ऑप्शन क्या है? सही है। कैटेगरी 2 गलत है, क्योंकि कैटेगरी 2 में दोस्तों मर्चेंट बैंकर कुछ लिमिटेड सर्विस ऑफर करता है, जैसे एडवाइजरी और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ठीक है। जहाँ तक इशू मैनेजमेंट का काम है, ये नहीं करते। कैटेगरी 3 का भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि कैटेगरी 3 मर्चेंट का लोन और भी लिमिटेड है। ये लोग मार्केटिंग या इशू का प्रमोशनल काम करते हैं, पर फुल्ली फ्लेजेड इशू मैनेजमेंट नहीं करते। और कैटेगरी 4 की बात करें तो ये गलत है। कैटेगरी 4 मर्चेंट बैंकर सिर्फ एडवाइजरी या कंसल्टिंग सर्विस ही करते हैं।
तो याद रखिएगा, आपको समझना होगा कि हर कैटेगरी का अपना स्पेसिफिक रोल होता है और कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर सबसे कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस प्रोवाइड करते हैं, राइट, जिसमें इशू मैनेजमेंट भी शामिल है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। अगला सवाल है कि आपसे पूछा गया है कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना होता है। अब हम समझते हैं कि मर्चेंट बैंकर बनने के लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होती है। 10 करोड़, ये गलत है, राइट, 10 करोड़ नहीं होगा। मर्चेंट बैंकर बनने के लिए मिनिमम कैपिटल का रिक्वायरमेंट 10 करोड़ नहीं है। 10 करोड़ का कैपिटल रिक्वायरमेंट किसी और कैटेगरी के बिजनेस के लिए हो सकता है, राइट, 5 करोड़। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेबी के रूल के हिसाब से अगर आपको मर्चेंट बैंकर का लाइसेंस लेना है तो आपके पास मिनिमम 5 करोड़ का नेट वर्थ होना जरूरी है। यह अमाउंट इंश्योर करता है कि आप फाइनेंशियल सर्विस को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं और एक कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए ये ऑप्शन सही है। 50 लाख नहीं होगा, 10 लाख भी नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान देने पर मजबूर करेगा कि फाइनेंशियल सर्विस में लाइसेंस और कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है। सेबी का कॉम्प्लायंस रूल को समझना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इनमें से कौन सा मॉनिटरिंग एजेंसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कि चलिए हर ऑप्शन के मीनिंग को समझते हैं ताकि आपको पता चले कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन कह रहा है मेक अरेंजमेंट टू इंश्योर द मॉनिटरिंग ऑफ इशू प्रोसीड। मॉनिटरिंग एजेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछी जा रही है। देखिए ये स्टेटमेंट सही है। मॉनिटरिंग एजेंसी की मेन काम यही होता है कि वो ये इंश्योर करना कि जो पैसा इशू प्रोसीड से रेज हुआ, किससे रेज हुआ, इशू प्रोसीड से। मैंने आपको इशू बताया था ना, तो जो पैसा इशू प्रोसीड से रेज हुआ है, राइट, उसका सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। ये एजेंसी हर फंड को मॉनिटर करती है ताकि मिसयूज ना हो। तो मिसयूज को प्रिवेंट करने के लिए ये जो मॉनिटरिंग एजेंसी होती है वो क्या करती है कि हर फंड को मॉनिटर करती है। तो ये ऑप्शन तो सही है। ऑप्शन बी कह रहा है कीप अ ट्रैक ऑन द एक्सपेंडिचर इनकर्ड फ्रॉम द अमाउंट अलॉटेड। यानी ये भी सही है। मॉनिटरिंग एजेंसी का एक और इंपॉर्टेंट काम होता है कि वो ट्रैक रखते हैं कि जो पैसा कलेक्ट किया गया है उसका खर्चा कहाँ हो रहा है। ये इंश्योर करता है कि पैसा प्रोजेक्ट के लिए दिया गया हो उसी पे खर्चा हो, जिस प्रोजेक्ट के लिए दिया गया हो उसी पे खर्चा हो। तो ये भी सही है। फिर कह रहा है कि रीज़न फॉर डिले इन इम्प्लीमेंटेशन टू बी रिपोर्टेड टू आरबीआई। ये ऑप्शन गलत है। अगर किसी प्रोजेक्ट में डिले होता है तो उसका रीज़न को सेबी को रिपोर्ट किया जाता है, ना कि आरबीआई को। मॉनिटरिंग एजेंसी का काम सेबी के रूल्स के हिसाब से होता है क्योंकि वो कैपिटल मार्केट और इशू रिलेटेड मैटर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसलिए ऑप्शन क्या है, गलत है। ऑप्शन डी कह रहा है टू इंश्योर दैट गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी अप्रूवल रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट आर डिस्क्लोज इन ऑफर डॉक्यूमेंट आर बीन कंप्लाइड विद। तो ये सही है। मॉनिटरिंग एजेंसी को ये भी चेक करना होता है कि जो गवर्नमेंट और स्टैट्यूटरी अप्रूवल प्रोजेक्ट के लिए ऑफर डॉक्यूमेंट में डिस्क्लोज किए गए हैं वो प्रॉपर्ली कंप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये ऑप्शन भी सही है। तो सही जवाब क्या है इसका? आपसे पूछा गया था कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो ऑप्शन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। गलत ये हो गया कि सेबी को रिपोर्ट करना था, ना कि आरबीआई को। चलिए अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। चलिए समझते हैं इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का रीज़न क्या है और कौन सा रीज़न यहाँ गलत है। पहला कह रहा है मोबिलिटी ऑफ कैपिटल। क्या लगता है? देखिए ये स्टेटमेंट सही है। मोबिलिटी ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कि पैसा आसानी से एक मार्केट से दूसरी मार्केट में मूव हो सकता है। ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं क्योंकि पैसा फ्रीली एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट हो सकता है, स्पेशली जब इकोनॉमीज ग्लोबली लिंक हो सकते हैं। तो ये ऑप्शन तो सही है। ठीक, आपसे क्या पूछा गया था कि इनमें से कौन सा नहीं रीजन है इंटरकनेक्टेडनेस का, नहीं पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। फिर बी का रहा है प्रॉफिटेबिलिटी पैरामीटर। तो ये ऑप्शन गलत है। प्रॉफिटेबिलिटी पैरामीटर यानी कि प्रॉफिट बनाना एक कंपनी का गोल होता है, पर यह इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का डायरेक्ट रीजन नहीं होता। मार्केट इंटरकनेक्टेड होती है कैपिटल फ्लो, टेक्नोलॉजी और रेगुलेशन की वजह से, ना कि सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी के चक्कर में। तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी का रहा है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। ये ऑप्शन सही है। टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट जैसे कि ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, हाई स्पीड इंटरनेट और ऑटोमेशन फाइनेंशियल मार्केट को ग्लोबल लेवल पे कनेक्ट करता है। इसी वजह से एक मार्केट में होने वाले चेंजेस दूसरे मार्केट को जल्दी इंपैक्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ऑप्शन डी का रहा है हार्मोनाइजेशन ऑफ प्रूडेंशियल रेगुलेशन। ये भी सही है। प्रूडेंशियल रेगुलेशन का हार्मोनाइजेशन यानी कि रूल को अलाइन करना भी एक बड़ा रीजन है इंटरकनेक्टेड मार्केट का। जब डिफरेंट कंट्रीज़ के फाइनेंशियल रेगुलेटर रेगुलेशन एक जैसे होते हैं तो क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग आसान हो जाता है। तो सही जवाब क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी, प्रॉफिटेबिलिटी पैरामीटर इंटरकनेक्टेडनेस का मेन रीजन नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चन में आपको फाइनेंशियल मार्केट का डायनेमिक्स को समझना जरूरी होता है। ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी और रेगुलेशन इंटरकनेक्टेडनेस का मेजर रीजन है, राइट। सो रेगुलेशन, तीन चीज़ मैंने बताया, ग्लोबलाइजेशन, मोबिलिटी ऑफ कैपिटल, फिर टेक्नोलॉजी और फिर मैंने प्रूडेंशियल। ये तीनों चीज़ जो है हमारे इंटरकनेक्टेडनेस का मेजर रीजन है। दोस्तों इस प्रकार से हमने बहुत सारे एमसीक्यूज़ के सेट डाल रखे हैं अपने कैप्सूल कोर्स में। यदि आप इस तरह के एमसीक्यू सेट को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे कैप्सूल कोर्स में आप अवेल कर सकते हैं। कैप्सूल कोर्स में इस तरह के एमसीक्यू सेट के अलावा आपको क्विक रिवीजन पीडीएफ जिसके द्वारा आप मॉड्यूल को क्विकली रिवाइज कर पाएंगे, वन लाइनर पीडीएफ जिसमें
जिसके अंदर वन लाइनर फॉर्मेट में चीज़ें दी गई हैं। प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास सफिशिएंट क्विजेज डाल रखे हैं हमने, लगभग समझिए कि 1000 क्वेश्चन का क्विज है, लगभग 100 से ऊपर क्विज हमने डाल रखे हैं आपके प्रैक्टिस पर्पज से। उसके अलावा दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट, ये सभी चीज़ आपको मात्र 120 रुपये में मिलते हैं। विशेष जानकारी के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने पूछा जा रहा है कि फाइनेंशियल मार्केट के जो डिफरेंट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन है उसके बारे में समझते हैं और कौन सा ऑप्शन यहाँ गलत है, इनमें से कौन सा नहीं है इंटीग्रेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। चलिए डोमेस्टिक इंटीग्रेशन ये सही है। डोमेस्टिक इंटीग्रेशन का मतलब है कि एक कंट्री के अंदर अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और मार्केट का कनेक्टेड होना। इसका एम ये होता है कि कंट्री के अंदर कैपिटल और रिसोर्सेज एक एफिशिएंट फ्लो हो सके, तो ये ऑप्शन सही है। वर्टिकल इंटीग्रेशन ये ऑप्शन गलत है। वर्टिकल इंटीग्रेशन एक इंडस्ट्री या बिजनेस टर्म है जिसमें एक कंपनी अपने सप्लाई चेन के डिफरेंट स्टेजेस को कंट्रोल करती है। तो फाइनेंशियल मार्केट के कंटेक्स्ट में वर्टिकल इंटीग्रेशन का कोई डायरेक्ट रेलेवेंस नहीं है, इसलिए फाइनेंशियल मार्केट के इंटीग्रेशन में ये फैक्टर नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। रीजनल इंटीग्रेशन का मतलब है कि एक स्पेसिफिक रीजन, जैसे मान लीजिए यूरोप हो गया, एशिया हो गया या इंडिया हो गया, कि एक स्पेसिफिक रीजन के फाइनेंशियल मार्केट अपने आपस में इंटीग्रेटेड होते हैं ताकि उस रीजन के अंदर कैपिटल और इन्वेस्टमेंट फ्रीली फ्लो कर सके, तो ये ऑप्शन भी सही है। इंटरनेशनल इंटीग्रेशन भी सही है। इसका मतलब होता है कि ग्लोबली फाइनेंशियल मार्केट इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं जिसमें कैपिटल, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग बॉर्डर के आज के पार इजीली हो सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन की वजह से फाइनेंशियल मार्केट आपस में क्लोजली कनेक्टेड होते हैं, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो सही जवाब क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो क्योंकि वर्टिकल इंटीग्रेशन फाइनेंशियल मार्केट के इंटीग्रेशन का एक लेवल नहीं होता है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको इंडस्ट्रियल टर्म और फाइनेंशियल टर्म के डिफरेंस को समझने में हेल्प करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ ACU? वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम समझते हैं कि जो हमारा एशियन क्लियरिंग यूनियन है उसके क्या है और इसमें कितने कंट्री के मेंबर हैं। पहला कह रहा है 7। देखिए 7 गलत है। एशियन टोटल मेंबर 7 नहीं है, शुरू में ACU में कम कंट्री थे लेकिन अब जो है बढ़ गए हैं। 8 भी गलत है। 9 बिल्कुल सही है। ठीक है, ACU एक रीजनल पेमेंट अरेंजमेंट है जिसमें 9 कंट्री मेंबर है। इनका एम है रीजनल ट्रेड सेटलमेंट को प्रमोट करना और करेंसी एक्सचेंज में सिंप्लीफिकेशन लाना। अब मैं 9 कंट्री का नाम भी बता देता हूँ। पहला कंट्री है हमारा बांग्लादेश, दूसरा कंट्री है हमारा इंडिया, तीसरा कंट्री है हमारा ईरान, फिर है हमारा मालदीव्स, फिर है हमारा म्यांमार, राइट, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, और कुछ छूटा क्या? भूटान भी छूट गया। ठीक है, भूटान भी है। तो ये 9 कंट्री का नाम याद रख लीजिए, ये याद नहीं। तो सही जवाब क्या है? 9 कंट्री होते हैं। इनमें से कौन सा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम का अपोजिट है? ठीक है, चलिए आप सबसे पहले ये समझते हैं कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम होता क्या है और इसका अपोजिट क्या होता है। पहला कह रहा है पेग्ड एक्सचेंज रेट रिजीम। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। पेग्ड एक्सचेंज रेट रिजीम का मतलब है कि एक कंट्री अपनी करेंसी को एक स्पेसिफिक वैल्यू या रेंज के साथ टाई कर देती है, और टाई को ही हम लोग बोलते हैं पेग कर देती है। मतलब एक कंट्री अपनी करेंसी को इस एक स्पेसिफिक वैल्यू के साथ पेग कर देती है, जैसे किसी दूसरे करेंसी का के अगेंस्ट, जैसे डॉलर। इस तरह के सिस्टम में करेंसी का वैल्यू मार्केट फोर्सेज सप्लाई और डिमांड के थ्रू फ्रीली चेंज नहीं होता, बल्कि फिक्स्ड या कंट्रोल रहता है। इसलिए ये ऑप्शन क्या है? सही है, क्योंकि ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम का अपोजिट है। फिर एक होता है फ्री एक्सचेंज रेट रिजीम। ये ऑप्शन गलत है। फ्री एक्सचेंज रेट रिजीम और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम लगभग एक ही कंसेप्ट है। दोनों में करेंसी का वैल्यू मार्केट फोर्स के थ्रू ही डिसाइड होता है, इसलिए ये फ्लोटिंग रेट रिजीम का अपोजिट नहीं हो सकता। फिर कह रहा है कोरिलेटेड एक्सचेंज रिजीम। ये भी गलत है। ऐसा कोई वेल डिफाइंड एक्सचेंज रेट रिजीम होता ही नहीं है। करेंसी एक्सचेंज रेट रिजीम कोरिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन कोरिलेटेड एक्सचेंज रिजीम का ऑफिशियल सिस्टम नहीं है। नन ऑफ द भी नहीं होगा। तो याद रखिएगा, पेग एक्सचेंज रिजीम का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें करेंसी का वैल्यू फिक्स्ड या कंट्रोल रहता है, जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का अपोजिट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगला सवाल है कि आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा मार्केट के बीच इन्वर्स इंटरकनेक्टेडनेस होता है और इसका क्या मतलब है। मनी मार्केट एंड पॉलिसी रेट, ये ऑप्शन गलत है। मनी मार्केट और पॉलिसी रेट में एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है। जब पॉलिसी रेट हमारे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब हमारा पॉलिसी रेट बढ़ता है तो मनी मार्केट रेट भी क्या होगा? बढ़ता है। इसलिए इन दोनों का रिलेशन डायरेक्ट होता है। फिर कह रहा है फॉरेक्स एंड कैपिटल मार्केट, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। फॉरेक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और कैपिटल मार्केट के बीच में इन्वर्स इंटरकनेक्टेडनेस होता है, वही तो पूछा जा रहा है। तो जब फॉरेक्स मार्केट में करेंसी वैल्यू बढ़ती है, समझने का प्रयास कीजिए, फॉरेक्स मार्केट में करेंसी का वैल्यू क्या हो गया? बढ़ गया, तो कैपिटल मार्केट पर प्रेशर पड़ता है। ठीक है, कैपिटल मार्केट पर क्या पड़ता है? प्रेशर पड़ता है, राइट। अब क्या होता है, राइट, तो इससे कैपिटल मार्केट के इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर भी असर होता है,
राइट। और ये रिलेशनशिप इन्वर्स है क्योंकि दोनों मार्केट अलग फैक्टर से इन्फ्लुएंस होते हैं, जिसे कभी एक इंक्रीज दूसरे का डिक्रीज हो सकता है। फिर कह रहा है कि मनी एंड बॉन्ड मार्केट, तो ये ऑप्शन भी गलत है। मनी मार्केट और बॉन्ड मार्केट में कुछ लेवल का कोरिलेशन होता है। जब मनी मार्केट रेट्स बढ़ते हैं तो बॉन्ड प्राइस में भी कुछ मूवमेंट आता है। और लास्ट कर रहा है पॉलिसी रेट एंड क्रेडिट मार्केट, तो ये भी गलत है। पॉलिसी रेट और क्रेडिट मार्केट के बीच भी डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जब पॉलिसी रेट बढ़ते हैं तो क्रेडिट मार्केट पर भी असर होता है। तो सही जवाब क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, क्योंकि फॉरेक्स और कैपिटल मार्केट के बीच में इन्वर्स इंटरकनेक्टेडनेस होता है, जैसे एक मार्केट इंक्रीज दूसरे मार्केट के लिए डिक्रीज बन सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा फॉरेक्स मार्केट का पार्टिसिपेंट नहीं है? बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, फॉरेक्स मार्केट का पार्टिसिपेंट कौन होते हैं और कौन सा ऑप्शन यहाँ पे गलत है? नहीं है, ध्यान दीजिएगा। पहला कह रहा है बैंक ब्रोकर ऑप्शन सही है। ब्रोकर फॉरेक्स मार्केट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो बायर और सेलर को कनेक्ट करते हैं और ट्रांजैक्शन में मदद करते हैं, तो ये ऑप्शन तो सही है। कॉमर्शियल बैंक, तो कॉमर्शियल बैंक भी सही है। कॉमर्शियल बैंक फॉरेक्स मार्केट के मेजर पार्टिसिपेंट है। ये बैंक फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करते हैं, कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फिर कह रहा है जॉबर्स, तो जॉबर्स गलत है। जॉबर्स फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के पार्टिसिपेट नहीं करते। जॉबर का रोल ज़्यादातर स्टॉक मार्केट में होता है, जहाँ वो शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं। तो फॉरेक्स मार्केट में उनका कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सेंट्रल बैंक यानी RBI, ऑब्वियस सी बात है, सेंट्रल बैंक फॉरेक्स मार्केट में इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट होते हैं। वो करेंसी के वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए इंटरवेंशन करते हैं, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन आपको फॉरेक्स मार्केट के स्ट्रक्चर और पार्टिसिपेंट के रोल को समझने में हेल्प करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्फोर्समेंट अथॉरिटी फॉर फेमा रेगुलेशन? चलिए अब समझते हैं कि फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट रेगुलेशन के इन्फोर्समेंट अथॉरिटी कौन है और कौन सा ऑप्शन यहाँ गलत है। तो ऑप्शन नहीं कर रहा है RBI, तो देखिए ये ऑप्शन सही है। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो फ्रेंड्स, RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपको पता होगा फेमा रेगुलेशन की इन्फोर्समेंट का मेन अथॉरिटी है। RBI फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करता है और इंश्योर करता है कि रेगुलेशन का सही तरीके से पालन हो सके, तो ये ऑप्शन सही है। लेकिन यहाँ पे नॉट कहा गया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये भी सही है। ED भी फेमा रेगुलेशन को इन्फोर्स करने में मदद करता है, स्पेशली जब मनी लॉन्ड्रिंग या इलीगल ट्रांजेक्शन की बात होती है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स गलत है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स फेमा रेगुलेशन की इन्फोर्समेंट का एक अथॉरिटी नहीं है। इसका रोल ट्रेड पॉलिसी और कॉमर्स के रेगुलेशन को मैनेज करना होता है। फेमा इन्फोर्समेंट में इसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये भी सही है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी फेमा रेगुलेशन को इन्फोर्स कराने में मदद करती है, क्योंकि ये भी फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द थ्रेशोल्ड लिमिट अंडर FX रिटेल प्लेटफॉर्म विद जीरो फी? तो चलिए आप समझते हैं कि FX रिटेल प्लेटफॉर्म क्या है और इस पर जीरो फी का साथ थ्रेशोल्ड ट्रांजेक्शन लिमिट क्या है। पहला कह रहा है USD 1 मिलियन, तो ये ऑप्शन गलत है। USD 1 मिलियन का लिमिट FX रिटेल प्लेटफॉर्म पर नहीं है। ये अमाउंट थोड़े ज़्यादा हैं जब हम जीरो फी ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। दूसरा कह रहा है कि USD 50,000, तो USD 50,000 का मतलब क्या हुआ, समझने का प्रयास कीजिए। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। FX रिटेल प्लेटफॉर्म पे जीरो फी के साथ ट्रांजैक्शन की थ्रेशोल्ड लिमिट USD 50,000 है। इसका मतलब कि अगर आपका ट्रांजैक्शन इस लिमिट से कम है तो आपको कोई फ़ी नहीं देनी होगी। यह लिमिट रिटेल कस्टमर के लिए होती है जो छोटी ट्रांजैक्शन करते हैं, इसलिए यह ऑप्शन जो है लिमिटेड है। फिर करा है 7.5 मिलियन, ये भी गलत है। 7.5 मिलियन का लिमिट FX रिटेल प्लेटफॉर्म पे नहीं लगता और वो 10 मिलियन का भी नहीं लगता। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि FX रिटेल प्लेटफॉर्म पे 50,000 USD की थ्रेशोल्ड ट्रांजेक्शन है, लिमिट है, जिसमें जीरो फी लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सही जवाब समझ में आया इसका? सही जवाब क्या है इसका? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 50,000 US डॉलर। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट नॉमेनक्लेचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इशूड इन सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशूड इन 2018 विद द कूपन ऑफ 7.85 पर एनम। तो अब समझते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी का नॉमेनक्लेचर कैसा होता है और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। पहला कह रहा है 7.85 GOI 2018, ये गलत है। इस नॉमेनक्लेचर में 2018 दिया गया है, लेकिन सिक्योरिटी की मैच्योरिटी डेट नहीं दिखाई गई है, क्योंकि ये सिक्योरिटी 10 साल की है, इसलिए 2028 में मैच्योर होगा।
बी कह रहा है 7.85 GOI 2028, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नॉमेनक्लेचर सही है क्योंकि यहाँ पे 7.85 क्या है, 7.85% में 7.85% का कूपन दिखाता है और 2028 में मैच्योरिटी को दर्शाता है। इस सिक्योरिटी को 2018 में 2018 में इशू किया गया है, लेकिन इसका नाम 2028 के हिसाब से रखा जाता है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2018 CG 7.85 ये भी गलत है, नन ऑफ द अबव नहीं होगा, ठीक है, तो याद रखना है। अगला सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्शन इज द फेनोमेना ऑफ विनर कर्स ऑब्जर्व। तो सवाल है कि विनर कर्स क्या होता है और ये कौन से ऑक्शन टाइप में दिखता है। पहला कह रहा है मल्टीपल प्राइज ऑक्शन, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। मल्टीपल प्राइज ऑप्शन में विनर कर्स का फेनोमेना होता है। इसका मतलब है कि जब बिडर किसी आइटम को परचेज करते हैं तो वो उसकी एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा प्राइस ऑफर करते हैं। तो मान लीजिए कोई बिडर है, राइट, वो क्या कर रहा है, बिडर क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है, क्या परचेज कर रहा है, आइटम को परचेज कर रहा है, राइट। तो वो क्या करता है कि जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है उससे ज़्यादा प्राइस पे ऑफर करता है, यानी प्राइस जो है एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा प्राइस पे होता है। जब विनर को पता चलता है कि उसने आइटम को ज़्यादा प्राइस पे ख़रीदा है तो उसे समझ आता है कि दूसरे बिडर ने सही प्राइस नहीं दिया, यानी उन्हें इसकी असली वैल्यू का पता नहीं था। ये फेनोमेना ऐसे सिचुएशन में देखा जाता है जहाँ पे बिडर को इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री थोड़ी होती है। फिर कह रहा है डच ऑक्शन, ये ऑप्शन गलत है। डच ऑक्शन में प्राइस धीरे धीरे कम होती है और पहला बिडर जो प्राइस एक्सेप्ट करता है वो आइटम को जीत लेता है। इस ऑक्शन में विनर कर्स नहीं दिखता क्योंकि प्राइस प्रोग्रेसिवली कम होती है। और मल्टीपल प्राइस में हमने क्या देखा कि जब विनर को पता चलता है कि उसने आइटम को ज़्यादा प्राइस पे खरीदा है तो उसे समझ आता है कि दूसरे बिडर ने सही प्राइस नहीं दिया, यानी उसने इसकी असली वैल्यू का पता नहीं किया। ये फेनोमेना ऐसे सिचुएशन में दिखता है जहाँ पे बिडर को इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री होती है। और इसमें डच ऑक्शन में क्या बोला कि प्राइस धीरे धीरे घटता है। फिर यूनिफॉर्म प्राइस ऑक्शन में क्या होता है कि सभी सक्सेसफुल बिडर को एक ही प्राइस पे आइटम मिलता है। इसमें भी विनर कर्स का फेनोमेना नहीं है क्योंकि हर बिडर को सेम प्राइस पर आइटम मिला है। इंग्लिश ऑक्शन में क्या होता है, बिडिंग ओपन होती है और प्राइस इंक्रीज होती है जब तक कोई और बिडर नहीं होता। इसमें विनर कर्स का फेनोमेना उतना कॉमन नहीं है क्योंकि बिडर एक्टिवली बिडिंग करते रहते हैं। फिर कहा जा रहा है कि अगला सवाल की ओर बढ़ते, होपफुली आपको समझ में आ गया क्यों मल्टीपल प्राइस ऑप्शन का सही जवाब है। तो सभी तरह के ऑप्शन को अच्छे से देख के जाइए। अगला सवाल है कि बॉन्ड थ्योरम के रिगार्डिंग कौन सा कथन जो है गलत है। चलिए समझते हैं। ये पहला बॉन्ड थ्योरम क्या है और कौन सा। पहला कह रहा है कि द प्राइस ऑफ बॉन्ड इज इनवर्सली रिलेटेड टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट। ये ऑप्शन सही है। इसका मतलब कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो बॉन्ड का जो प्राइस है वो घट जाता है और जब इंटरेस्ट रेट घटते हैं तो बॉन्ड की प्राइस बढ़ जाती है। ये बेसिक बॉन्ड प्राइसिंग का प्रिंसिपल है क्योंकि इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइसिंग इनवर्सली रिलेटेड होता है। फिर कह रहा है कि द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ बॉन्ड व्हेन इंटरेस्ट रेट गोज डाउन बाय सर्टेन परसेंटेज इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन द प्राइस व्हेन द इंटरेस्ट रेट गोज अप बाय सेम परसेंटेज। तो ये ऑप्शन भी सही है। ये प्रिंसिपल कॉन्वेक्सिटी को दर्शाता है जिसमें बॉन्ड के प्राइस की सेंसिटिविटी इंटरेस्ट रेट के घटने पर ज़्यादा होती है बजाय इंटरेस्ट रेट के बढ़ने पर। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कन्वेक्सिटी। फिर सी कर रहा है लॉन्गर द टर्म टू मैच्योरिटी ऑफ बॉन्ड लोअर विल बी इट प्राइस सेंसिटिविटी। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि बॉन्ड प्राइसिंग का फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं है। लॉन्गर मैच्योरिटी, समझिए, लॉन्गर मैच्योरिटी वाला बॉन्ड एक्चुअली ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव होते हैं क्योंकि उनका कैश फ्लो ज़्यादा दूर होता है और इंटरेस्ट रेट चेंज उन पर ज़्यादा असर डालते हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है, बॉन्ड का मैच्योरिटी लॉन्गर है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका कैश फ्लो भी लंबा होगा और कैश फ्लो लंबा होगा तो इंटरेस्ट रेट का चेंज भी उस पर ज़्यादा असर डालेगा, इसीलिए वो जो है प्राइस सेंसिटिविटी ज़्यादा होगा। फिर कर रहा है बिटवीन टू बॉन्ड ऑफ सेम मैच्योरिटी बट डिफरेंट कूपन द बॉन्ड विद द लोअर कूपन विल एक्सपीरियंस मोर प्राइस सेंसिटिविटी। ये ऑप्शन सही है क्योंकि लो कूपन वाले बॉन्ड प्राइस सेंसिटिविटी में ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनकी कैश फ्लो आने वाले समय में छोटी होती है, इसलिए उनका प्राइस इंटरेस्ट रेट की चेंज से प्रति स्टेटमेंट ज़्यादा असर डालता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है क्योंकि ऑप्शन सी गलत है, नॉट करेक्ट पूछा गया था ना, ठीक है। तो याद रखिएगा क्योंकि ये कहना कि लॉन्ग टर्म टू मैच्योरिटी वाले बॉन्ड की प्राइस सेंसिटिविटी लोअर होती है, ये गलत है क्योंकि लॉन्ग टर्म सेंसिटिविटी मतलब ये हुआ, लॉन्गर द मैच्योरिटी का मतलब ये हुआ कि कैश फ्लो ज़्यादा है, कैश फ्लो ज़्यादा होगा तो इंटरेस्ट रेट चेंज होने का इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा, मतलब सेंसिटिविटी उसकी ज़्यादा होगी। प्राइमरी डीलर को किस साल लाया गया, ठीक है, 1947 में इंडिया की अपनी इंडिपेंडेंस अचीव की थी, लेकिन उस वक्त प्राइमरी डीलर नहीं लाया गया था। 1974 भी गलत है। 1974 में फाइनेंशियल सिस्टम में कुछ रिफॉर्म जरूर आए थे। 1995 बिल्कुल सही है। 1995 में प्राइमरी डीलर को इंट्रोड्यूस किया गया था, इनका मेन काम था प्रेजेंट गवर्नमेंट, राइट। तो प्राइमरी डीलर को कब लाया गया था, 1995 में लाया गया था। इनका मेन काम क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को एक्टिवली ट्रेड करना और मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करना। प्राइमरी डीलर को आरबीआई द्वारा रेगुलेट किया जाता है और ये मार्केट के स्टेबिलिटी में भी हेल्प करते हैं।
अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटी आर नॉट एलिजिबल इन द आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। बहुत अच्छा स्कीम है, क्या होता है रिटेल डायरेक्ट स्कीम और कौन सा सिक्योरिटी स्कीम के लिए एलिजिबल होता है। पहला कह रहा है ट्रेजरी बिल, आरबीआई रिलेटेड रिटेल डायरेक्ट स्कीम में इंक्लूड किया गया है, ये ऑप्शन गलत है। यह शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी होती है जो गवर्नमेंट द्वारा इशू की जाती है और इन्हें डायरेक्ट इन्वेस्टर के लिए अवेलेबल किया जाता है। राइट, ऑप्शन बी कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी को भी इस स्कीम के तहत परचेज किया जा सकता है, ठीक है, नॉट एलिजिबल कह रहा है। तो ट्रेजरी बिल एलिजिबल है, फिर हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम भी एलिजिबल है, यह लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है और इन्वेस्टर को डायरेक्ट एक्सेस दिया जाता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, कॉर्पोरेट बॉन्ड रिटेल डायरेक्ट स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। इसमें स्कीम का फोकस सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर है, कॉर्पोरेट बॉन्ड पर नहीं। कॉर्पोरेट बॉन्ड को जनरली प्राइवेट मार्केट में परचेज किया जाता है। फिर कह रहा है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी हमारा क्या है, नॉट एलिजिबल इन आरबीआई डायरेक्ट स्कीम। सो इसका मतलब क्या हुआ, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को भी आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में इंक्लूड किया गया है। यह बॉन्ड इन्वेस्टर को गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का एक कन्वीनियंट और सेफ ऑप्शन प्रोवाइड करता है। राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ द सेकेंडरी मार्केट। तो चलिए आइए समझते हैं सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, इसमें कौन से कंपोनेंट होते हैं। आईपीओ मार्केट, तो ये ऑप्शन गलत है। आईपीओ मार्केट यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मार्केट प्राइमरी मार्केट का हिस्सा है, जहाँ कंपनी पहली बार अपने शेयर पब्लिक को ऑफर करती है। इसका पब्लिक कैपिटल रेज करना होता है। ऑप्शन भी कर रहा है प्राइवेट प्लेसमेंट मार्केट, ये ऑप्शन भी गलत है। प्राइवेट प्लेसमेंट मार्केट भी प्राइमरी मार्केट का पार्ट है, जहां सिक्योरिटी का कुछ सेलेक्टेड इन्वेस्टर को डायरेक्ट बेच दिया जाता है। तो आईपीओ मार्केट आपने देखा, आईपीओ मार्केट क्या है, गलत है, क्योंकि आईपीओ मार्केट प्राइमरी मार्केट का हिस्सा है। फिर कह रहा है प्राइवेट प्लेसमेंट मार्केट, तो प्राइवेट प्लेसमेंट मार्केट भी गलत है, क्योंकि प्राइवेट प्लेसमेंट मार्केट जो है प्राइमरी मार्केट का पार्ट है, जहां सिक्योरिटी को कुछ सेलेक्टेड इन्वेस्टर को डायरेक्टली बेचा जाता है। इसे पब्लिकली लिस्टेड सिक्योरिटी का ट्रेड होता है। फिर कह रहा है सिक्योरिटी ऑक्शन मार्केट, तो सिक्योरिटी ऑक्शन मार्केट भी बिल्कुल सही है। सिक्योरिटी ऑक्शन मार्केट सेकेंडरी मार्केट का हिस्सा है। तो आपसे यही पूछा गया ना, कंपोनेंट है सेकेंडरी, तो आईपीओ नहीं होगा, प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं होगा, सिक्योरिटी ऑक्शन मार्केट होगा, जहाँ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी का बाइंग और सेलिंग होता है। इस मार्केट में इन्वेस्टर सेलिंग स्टॉक, बॉन्ड या सिक्योरिटी को बाई या सेल कर सकते हैं। यह मार्केट लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है और इन्वेस्टर को अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रेड करने का मौका देता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के डिफरेंस समझने में मदद करते हैं। राइट, अगला सवाल है द प्रोसेस बाय विच स्टॉक एक्सचेंज ट्रांजेक्शन फ्रॉम म्यूचुअली ऑन एंटिटी टू शेयर होल्डर ऑन कंपनी इज नोन एज, यानी डीम्यूचुअलाइजेशन क्या होता है और इसका स्टॉक एक्सचेंज पे क्या इंपैक्ट है। डीमेटलाइजेशन का मतलब है फिजिकल शेयर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना। इसका पर्पस सिक्योरिटी को इजीली ट्रेड करना है और मैनेज करना है, लेकिन यह स्टॉक एक्सचेंज की ऑनरशिप स्ट्रक्चर का से संबंधित नहीं है। और यहाँ पे हमें स्टॉक एक्सचेंज की ऑनरशिप से सवाल पूछा गया है। डीम्यूचुअलाइजेशन, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। डीम्यूचुअलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें स्टॉक एक्सचेंज अपनी ऑनरशिप को म्यूचुअली ऑन स्ट्रक्चर से शेयर होल्डर ऑन स्ट्रक्चर में बदलता है। ठीक है, एक होता है हमारा म्यूचुअली ऑन स्ट्रक्चर, और ये क्या करता है, म्यूचुअली ऑन से कन्वर्ट किस में करता है, शेयर होल्डर ऑन स्ट्रक्चर में। इसका मतलब है कि ये स्टॉक एक्सचेंज अब शेयर होल्डर के लिए प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी बन जाता है। राइट, जहाँ शेयर होल्डर को वोटिंग राइट और प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है। यह प्रोसेस स्टॉक एक्सचेंज की एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता है, इसीलिए ये ऑप्शन सही है। मतलब क्या हुआ कि स्टॉक एक्सचेंज अब शेयर होल्डर के लिए प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी बन जाता है। राइट, डिमोनेटाइजेशन नहीं होगा, मोनेटाइजेशन नहीं होगा। अगला सवाल है कि मिनिमम टेन्योर कितना होता है कमर्शियल पेपर का, बताइए कितना होता है कमर्शियल पेपर का मिनिमम टेन्योर। एक मंथ गलत है, 7 दिन बिल्कुल सही है। कमर्शियल पेपर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होता है जिनको कंपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए इशू करती है। ये यूजुअली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट या अर्जेंट फाइनेंशियल नीड को कवर करने के लिए यूज होता है, इसलिए 7 दिन हमारा क्या है, सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पूछा जा रहा है आपको कि आईपीओ जो है वॉलंटरी बुक बिल्डिंग के थ्रू हो रहा है, कितना परसेंटेज इशू को रिजर्व किया जाएगा रिटेल इन्वेस्टर के लिए। बहुत बढ़िया सवाल है। तो वॉलंटरी बुक बिल्डिंग का क्या होता है और आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर के लिए कितना परसेंटेज रिजर्व होता है। 10% गलत है, ठीक है। 10% रिजर्वेशन रिटेल इन्वेस्टर के लिए नहीं होता। 25% ऑप्शन भी गलत है, 25% का रिजर्वेशन रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी माना नहीं है। 35% बिल्कुल सही है। आईपीओ में वॉलंटरी बुक बिल्डिंग के दौरान 35% का इशू रिटेल इन्वेस्टर के लिए रिजर्व होता है। इसका मतलब है कि आईपीओ के टोटल इशू का 35% हिस्सा रिटेल इन्वेस्टर को एलोकेट किया जाएगा ताकि उन्हें भी इन्वेस्टमेंट का मौका मिल सके। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर कह रहा है कि डी नहीं होगा, ये नहीं होगा। अगला सवाल है कि रिटेल इन्वेस्टर इज़ वन हु अप्लाई फॉर लैंड इज़ वन हु अप्लाई और बिड फॉर सिक्योरिटीज़ और फॉर वैल्यूज़ नॉट मोर देन वाट अमाउंट। तो बताइए रिटेल इन्वेस्टर का लिमिट पूछा गया है।
ठीक है। रिटेल इन्वेस्टर क्या होता है, उनकी एप्लीकेशन लिमिट क्या है, तो 50,000 गलत है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर की थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 नहीं है। इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाले इन्वेस्टर रिटेल इन्वेस्टर फिर 1 लाख भी गलत है, 2 लाख भी बिल्कुल सही है। एक रिटेल इन्वेस्टर वही होता है जो सिक्योरिटीज़ के लिए एप्लीकेशन या बिड देता है और उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आपका सिक्योरिटी के लिए 2 लाख तक इन्वेस्ट करते हैं तो आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, याद रखिएगा। तो सही जवाब क्या है इसका, 2 लाख है। अगला सवाल है नोटिस मनी का मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या होता है, बताइए। 2 दिन गलत, 7 दिन गलत, 14 दिन बिल्कुल सही। नोटिस मनी का मैक्सिमम पीरियड जो है 14 दिन होता है और ये टिपिकली 2 से लेकर 14 दिन तक रहता है। ट्रेजरी बिल का इशूइंग अथॉरिटी कौन होता है, ठीक है। तो AIFI क्या होता है, AIFI का मतलब है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लेकिन ये ट्रेजरी बिल इशू नहीं करते। सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है, ट्रेजरी बिल को सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग और फिर उसके बाद की फंडिंग फिर कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट नहीं होगा। स्टेट गवर्नमेंट भी अपने खुद के सिक्योरिटी इशू करते हैं, कॉरपोरेट नहीं होगा। सही जवाब है ऑप्शन बी। व्हाट इज़ द मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायर्ड फॉर अ कॉर्पोरेट टू इशू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के लिए मिनिमम नेटवर्थ कितना चाहिए, 1 करोड़ नहीं, 4 करोड़ गलत है, 5 करोड़ नेटवर्थ नहीं। तो मिनिमम कोई नेटवर्थ रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट, ये सही है। कॉर्पोरेट को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करने के लिए कोई मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट नहीं है। यही फ्लेक्सिबिलिटी कॉर्पोरेट को शॉर्ट टर्म फंडिंग रेज करने में मदद करती है, राइट। अगला सवाल है कि मैक्सिमम टेनर कितना होता है LTRO का, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन का। तो देखिए LTRO क्या होता है और इसका मिनिमम टेनर क्या है, 1 साल नहीं, 3 साल सही। LTRO का मैक्सिमम टेनर 3 साल का होता है। इसका मतलब कि बैंक को लॉन्ग टर्म फंडिंग देने के लिए RBI 3 साल तक की मैच्योरिटी ऑफर करती है। यह स्कीम बैंक को लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए है ताकि वो अपने फंडिंग रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें, ठीक है। LTRO बोलते हैं इसको, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेगमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, एग्रीकल्चर, कमोडिटी, क्रेडिट मार्केट, मनी मार्केट, इंश्योरेंस मार्केट। अब हम समझते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट का सेगमेंट क्या होता है। एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट फाइनेंशियल मार्केट का सेगमेंट नहीं माना जाता। यह मार्केट स्पेसिफिक कमोडिटी जैसे ग्रेन, फ्रूट और वेजिटेबल के ट्रेडिंग के लिए होता है, इसलिए लेकिन फाइनेंशियल मार्केट नहीं है। क्रेडिट मार्केट गलत है, क्रेडिट मार्केट फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट है। मनी मार्केट भी है और इंश्योरेंस भी है। चलिए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इनमें से कौन सा मार्केट में और इंस्ट्रूमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट। तो मनी मार्केट बिल्कुल सही है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। क्रेडिट मार्केट नहीं होगा, डेट मार्केट नहीं होगा, कैपिटल मार्केट नहीं होगा। स्टेट डेवलपमेंट लोन और इंस्ट्रूमेंट इन कौन से मार्केट में होता है, ये स्टेट डेवलपमेंट लोन जिसको SDL बोलते हैं। मनी मार्केट गलत है, क्रेडिट मार्केट भी गलत है। क्रेडिट मार्केट लोन और क्रेडिट फैसिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, लेकिन SDL स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए फंडिंग रेज करने के लिए इशू होता है। डेप्ट मार्केट बिल्कुल सही है, SDL को डेप्ट मार्केट इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। तो एक आपको पता होना चाहिए कौन सा डेप्ट मार्केट है, कौन सा मनी मार्केट है, कौन सा क्रेडिट मार्केट है, ठीक है। तो SDL हमारा डेप्ट मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है। अगला सवाल है कि फाइनेंशियल मार्केट का कौन सा फंक्शन है। विच आर द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। कैपिटल फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, फाइनेंशियल मार्केट कैपिटल फॉर्मेशन में मदद करता है क्योंकि ये सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने का काम करता है। लिक्विडिटी, ये ऑप्शन भी सही है, फाइनेंशियल मार्केट लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। प्राइस डिटर्मिनेशन, तो ये भी सही है, फाइनेंशियल मार्केट प्राइस के डिटर्मिनेशन करते हैं थ्रू द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द इज करेक्ट। इनमें से कौन सा प्राइस डिस्कवरी के लिए फैक्टर नहीं है। पहला कह रहा है मार्केट स्टेबिलिटी, रिस्क एपेटाइट, अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, सप्लाई एंड डिमांड। अब हम समझते हैं कि प्राइस डिस्कवरी क्या होता है और कौन से फैक्टर इस प्रोसेस में मदद करते हैं। पहला कह रहा है मार्केट स्टेबिलिटी, ये ऑप्शन सही है। मार्केट स्टेबिलिटी को प्राइस डिस्कवरी का फैक्टर नहीं माना जाता, ठीक है, क्योंकि जब मार्केट स्टेबल होगा तो प्राइस ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा और इससे प्राइस डिस्कवरी की प्रोसेस पहले से स्टेबल होती है, जो कि एक लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है। रिस्क एपेटाइट गलत है क्योंकि रिस्क एपेटाइट इन्वेस्टर की विलिंगनेस को दर्शाता है कि इन्वेस्टमेंट में कितना रिस्क लेने का। तो और ये प्राइस डिस्कवरी पर इम्पैक्ट डालता है। जब इन्वेस्टर ज़्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं तो प्राइस ऊपर जा सकते हैं। अवेलेबल इन्फॉर्मेशन प्राइस डिस्कवरी का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब मार्केट पार्टिसिपेंट के पास रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है तब वो इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं जो प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं। सप्लाई एंड डिमांड बेस्ड प्रिंसिपल होते हैं जो प्राइस डिस्कवरी में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। जब सप्लाई ज़्यादा होती है और डिमांड कम होती है तो प्राइस गिरते हैं और वाइस वर्सा,
ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा कंप्लीट सेट 100 क्वेश्चन का INIFS मॉड्यूल डी से। होपफुली आपने इसे एंजॉय किया होगा। एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और यदि आप चाहते हैं कि मैं इस तरह का क्वेश्चन सेट आपके लिए और भी मॉड्यूल के लिए लाऊं, प्लीज़ राइट यस इन द कमेंट सेक्शन। और आपको यदि इस तरह का PDF चाहिए तो हमारे कैप्सूल कोर्स में आप इनरोल हो सकते हैं। धन्यवाद।